हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये हमारा बजट 2024-25 का स्पीच पार्ट बी है, यानी बजट भाषण खंड बी है। ये हम एडिटोरिया करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो हम इसके पिछले 10 पार्ट बना चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बजट भाषण खंड बी, क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। औषधियाँ एवं चिकित्सा उपकरण, कैंसर की 3 दवाइयाँ, ट्रेस्टोजुमाब, डिरोक्सिटिकेन, ओसिमरटिनिब एंड दुर्वालुमेब। ये जो है कैंसर की दवाइयाँ हैं। ट्रेस्टोजुमाब, डिरोक्सिटिकेन, ओसिमरटिनिब एंड दुर्वालुमेब को सीमा शुल्क यानी बॉर्डर ड्यूटी जो होती है इसे पूरी तरह से छूट कर दी गई है। 3 दवाइयाँ याद रख लेना। ये तीनों का नाम पूछ सकता है कि ये किस डिसीज से की दवाइयाँ हैं। मोबाइल फ़ोन और संबंधित पुर्जे, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया है। इसमें 15% कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खनिज, 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर सब्सिडी को कम करने का प्रस्ताव है। कीमती धातु, सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया है और प्लेटिनियम पर 6.4% किया गया है। सोने चांदी पर 6% है और प्लेटिनियम पर 6.4% किया गया है। अन्य धातु आयरन, लोह, निकेल, बेलिस्टर, तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। लोहे स्क्रैप पर, निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। किस पर घटाकर कर दिया गया है? उन पर घटा दिया गया है। तांबे स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क हटा दिया गया है। तांबे पर इतना है 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क। इलेक्ट्रॉनिक्स पर रजिस्टरों के निर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा हटाया गया है। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल, अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, यानी इस पर बढ़ा दिया गया है। प्लास्टिक, पीवीसी, फ्लेक्स, बैंडों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल एंड प्लास्टिक पर बढ़ाया गया है, याद रखना। दूरसंचार उपकरण, विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के PCBA पर BCD को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव है। व्यापार सुविधा, घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के MRO उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को 6 महीनों से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है। पहले 6 महीने थी, अब 1 वर्ष कर दिया गया है। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव है। सौर ऊर्जा, सोलर सेल और पैनलों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क को दायरे से बाहर कर दिया गया है। समुद्री उत्पाद, कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश डी पर BCD को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। श्रिम्प और फिश फीड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है।
अब प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। टीडीएस का सरलीकरण कर लिया। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। विभिन्न भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को घटाकर 2% किया गया है। म्यूचुअल फंडों यूटीआई द्वारा यूनिटों को पुनः खरीद पर 20% टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव है। ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव है। टीडीएस के भुगतान में विलंब को टीडीएस के लिए विवरणी फाइल करने की निर्धारित तारीख तक डीक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव है। पुनर्निर्धारण सरलीकरण। किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। अब कैपिटल गेन सरलीकरण और युक्तिकरण। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% दर से कर लगेगा, यानी कैपिटल गेन टैक्स होता है। यानी इसमें टाइम पीरियड देखते हैं कि 1 साल से ज़्यादा का है या 1 साल से कम का है। सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा। यानी जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसमें जो है कम लगेगा, जिसकी लंबी कम होगी इस पर ज़्यादा लगेगा। यदि ये लॉन्ग टर्म है और ये है शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म पे जो है कैपिटल गेन टैक्स हाई होगा और लॉन्ग टर्म पे जो है कम होगा, याद रखना। परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन के छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.7 लाख यानी 1.25 लाख करने का प्रस्ताव है। एक साल में इतना आपको बेनिफिट्स छूट मिल सकती है 7 लाख तक। 1 वर्ष से अधिक समय से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए रखना होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। 1 वर्ष से अधिक समय तक की रखी गई सूचीबद्ध लिस्टेड परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकेगा, जबकि गैर सूचीबद्ध यानी जो रजिस्टर्ड हैं वो लंबे वक्त तक, और जो नॉन रजिस्टर्ड हैं वो सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों का रखना होगा। मुकदमा और अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 प्रस्ताव किया गया है। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्कों और सेवा कर से संबंधित अपीलों के दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। रोजगार और निवेश। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट दर को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया, याद रखना ये। तो विदेशी कंपनियों पर जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, हमारे 3 तरह के टैक्स हैं फिलहाल, वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे हम मेनली जान सकते हैं। एक तो इनकम टैक्स हो गया जो व्यक्तिगत आय पर लगता है, एक है कॉर्पोरेट टैक्स हो गया जो कंपनियों पर लगता है, और जीएसटी रही। कर आधार का विस्तार। फ्यूचर्स और ऑप्शंस के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.1% कर दिया है। फ्यूचर और ऑप्शंस पर प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस के विकल्पों पर
यानी ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव है। यानी फ्यूचर्स पर जो है इतना है, ऑप्शंस पे इतना है। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा। यानी जो पहले बेच रहा है फिर खरीद रहा है, पहले उसकी थी फिर उन्होंने बेची फिर खरीदी, तो इस पर टैक्स लगेगा। 2% इक्वलाइजेशन लेवी को वापस लिया गया। जो इक्वलाइजेशन लेवी को वापस लिया गया है, याद रखना। इक्वलाइजेशन लेवी अभी थोड़ा मैं बताऊंगा ये क्या होता है अपनी मेरी शॉर्ट वीडियो में, ये हम बताएंगे। इक्वलाइजेशन लेवी न्यूज़ में रहा था। अब सामाजिक सुरक्षा लाभ एनपीएस में नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है एनपीएस में। यानी जो नियोजनकर्ता है नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10 से बढ़ाकर 14 कर दिया गया है। 20 लाख रुपए तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने के को गैर दंडिक बनाने का प्रस्ताव है। अन्य किसी के पास 20 लाख तक की चल परिसंपत्तियाँ पहले सूचना देते थे तो उस पर दंड दिया जाता था, मगर अब जो है गैर दंडिक बनाने का प्रस्ताव है। जिसमें 20 लाख तक की है उस पर कोई फाइन या जुर्माना नहीं लगेगा, या न सज़ा दी जाएगी, ना पेनल्टी लगेगी, ना पनिशमेंट मिलेगा। अब है नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है पहले 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75 कर दिया। जो मंथली सैलरी पर्सन है जिन्हें हर महीने सैलरी मिलती है, तो उन्हें पहले डिडक्शन जो मिलता था स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये था, अब जो है 75,000 रुपये मिलेगा। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को पहले 15,000 था 25,000 कर दिया। पेंशन को पहले जो पारिवारिक पेंशन पर कटौती मिलती थी ये 15,000 से 25,000 कर दिया है। ये 50,000 से 75,000 है, 15 से 25 याद रखना। अब पढ़ लेते हैं नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना। जो न्यू टैक्स सिस्टम है, जिन्हें न्यू स्लैब सिस्टम बोलते हैं, स्लैब से 0.3 लाख जिसकी आय है उसे शून्य टैक्स देना पड़ता है। 3.7 लाख रुपये जिनकी जो आय है उन्हें 5% देना पड़ता है। अब 7 से लेकर 10 लाख रुपये तक की जिनकी इनकम है उन्हें जो है 10% देना पड़ता है। अब 10 से 12 लाख जिनकी इनकम है उन्हें 15% देना पड़ता है, और 12 से लेकर 15 लाख रुपये तक जो है 20% का टैक्स देना पड़ता है। और 15 लाख रुपये से अधिक वाले बंदे को 15 लाख रुपये से अधिक वाले बंदे को 30% टैक्स देना पड़ता है। यानी अब कितनी स्लैब हो गई, स्लैब्स 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्लैब्स टोटल। ये देखिए 0 से 3 शून्य है, और इस जो 3 लाख रुपये से जिनकी इनकम ज़्यादा है वो इसके हिसाब से टैक्स जो जिस स्लैब में आता है वो टैक्स पेयर होता है। अब नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी जो मंथली कर्मचारी हैं उन्हें जो है कितना 17,500 रुपये तक का लाभ मिलता है न्यू के अंदर। आइए देख लेते हैं कुछ योजनाओं पर जो सरकार ने या कुछ मिनिस्ट्री पर सरकार ने जो खर्च किया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अपडेट बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च टॉप 4 है। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें 2,05,250 करोड़ रुपये सरकार ने खर्च किए। मनरेगा पर सरकार ने 86,000 करोड़ रुपये खर्च किए। जल जीवन मिशन पर सरकार ने 70,163 करोड़ रुपये खर्च किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान पर यानी 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए। हमें बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मुद्दों पर वे रक्षा पर यानी डिफेंस पर सरकार ने 4,54,773 करोड़ रुपये खर्च किए। ग्रामीण विकास पर सरकार ने 2,65,808 करोड़ रुपये करोड़ आवंटित किए हैं। कृषि एवं संबंध कार्यकलाप पर 1,51,851 करोड़ रुपये आवंटित किए। स्वास्थ्य पर 89,287 करोड़ रुपये खर्च किए। शिक्षा पर 1,25,638 करोड़ रुपये खर्च किए। तो दोस्तों ये ना 89 और 79 में फ़र्क हो जाता है, तो ये 89 है, 90 79 80, तो ये 89,287 करोड़ रुपये सरकार ने स्वास्थ्य यानी हेल्थ पर खर्च किए हैं। और शिक्षा पर
गवर्नमेंट जो 1,25,638 करोड़ रुपये का इन्होंने व्यय किए हैं। 2024-25 के बजट में आया है। तो इन मदों पर यानी इन सेक्टर पर सरकार इतना खर्च करेगी। मत दोस्तों ये मदें अलग दे रखी हैं। और दूसरा डिफेंस मिनिस्टर में देखोगे तो डिफेंस मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाएगा 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इस बार सरकार जो है 2024-25 के तहत खर्च करेगी डिफेंस पर, सबसे ज़्यादा है। और ऑप्शन है कि सबसे ज़्यादा सरकार ने खर्चा किस मिनिस्टर पर किया है तो डिफेंस आएगा, याद रखना।